राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। 20 तारीख को पहले ही दिन विपक्ष के तमाम नेता बैठे, लेकिन गेट शायद नहीं ओपन हुआ। आज फिर तमाम विधायक पहुंचे, लेकिन एक विधायक ऐसे थे जो किसानों की बात कर रहे थे। वो थे मनोज न्यागली जी, सादलपुर से विधायक हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे आखिरकार किन मुद्दों को लेकर के। सर, आज जिस तरीके से आप जो वेशभूषा में गए, किसानों की बात करने को लेकर के, सरकार तो कह रही है कि हम किसानों की हक की बात करते हैं, किसानों को लेकर के बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ऐसी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं जिससे किसान खुश हो रहा है। आज आपको जो पोशाक पहनते हुए देखा कि कहीं ना कहीं किसान वाकई में परेशान है। देखिए, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में सरकार ने अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यमुना जल जी। समझौता, जिसको बहुत बार बार सरकार ने बड़ा प्रचारित किया है कि हमारा यमुना जल समझौता हुआ है। यमुना जल समझौता जिस दिन मोदी जी, हमारे हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जिस तरीके से वो कलश में एक दूसरे में पानी डाल रहे थे, जी। आज के दिन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो यमुना जल समझौता सिर्फ कलश के लोटे तक ही सीमित होगा, इससे ज्यादा हमारे को कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसा क्यों? सरकार तो कह रही है कि हम जल्द से जल्द जो चूरू डिस्ट्रिक्ट है उसको यमुना का पानी पिलाएंगे, किसानों तक जो है खेती के लिए पानी उपलब्ध करवाएंगे। सरासर झूठ बोल रहे हैं। सिंचाई का पानी उसमें है ही नहीं। क्या लग रहा है, सरकार की सर, कथनी और करनी में फर्क है? करनी में तो दिन रात का ही अंतर है। अब कथन भी है ना, एक तो मिलते जुलते बोले झूठ और एक सरासर ही बोले, तो ये तो सरासर झूठ बोलते हैं। कथनी तो इनकी बहुत झूठी है। कह रहे हैं एक बड़ा एमयू साइन हुआ, 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें कहीं ना कहीं किसानों को बड़ा लाभ होगा। दिक्कत कहाँ आ रही है? तभी तो मैंने कलश की बात करी है ना। 37,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में से 4/8/2026 को मात्र 800 करोड़ का एक टेंडर अल्पकालीन निविदा निकालकर सरकार मेरे किसानों की भूमि को अवाप्त करने का प्लान कर रही है। ना अभी तक उनकी जो डीपीआर बनी उसकी ना तकनीकी स्वीकृति मिली, ना प्रशासनिक स्वीकृति मिली, और डीपीआर अभी दिल्ली में बिना स्वीकृति पड़ी है। और उसका प्रोजेक्ट 37,000 करोड़ का बताकर मात्र 800 करोड़ के प्रोजेक्ट की अल्प निविदा लगाकर मेरे किसानों की भूमि हड़पना चाह रहे हैं। और मैं एक चाहता हूं कि 37,000 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट सरकार स्वीकृत करा के लाए। 37,000 करोड़ का पूरा टेंडर सरकार वहां लगाए, तो मेरे किसान भूमि देने के लिए आपत्ति नहीं करते। लेकिन किसान को बर्बाद करने के लिए, मेरे पहले से ही किसान बर्बाद है। वहां सूखे का एरिया है, अलापुरष्टि मारती है, कीटनाशक मारता है, और अब रही कहीं एक गोजालट और हो गई, उस गोजालट ने भी किसान को बर्बाद कर दिया। उस सूखे एरिया में किसान की भूमि हड़प कर सरकार गलत कर रही है। मैं किसान सरकार से मांग करता हूं, सरकार कहीं गोचर भूमि को देखे, राजस्थान में उसकी क्षतिपूर्ति में कहीं गोचर भूमि स्वीकृत कर दे, किसान भी बच जाए और मंशा भी सरकार की पूरी हो जाए। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। सरकार ने उतावलेपन में बड़ा प्रोजेक्ट मान लिया। हमारे भजनलाल जी को इन्होंने भजनलाल जी के स्थान पर भागीरथ कर दिया, तो वो भागीरथ मुझे लगता है शांत हो गए, और भागीरथ बनाने के बाद मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं रहे। इसलिए हमारे वहां जनता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि किसान की भूमि अगर आप अवाप्त करें तो पूरा बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए, और फिर हमको डीएलसी रेट का कम से कम 20 गुना मुआवजा दिया जाए। क्योंकि संपूर्ण भूमि जब किसान की चली जाएगी तो वहां से किसान को उठ के भी जाना पड़ेगा, और उठ के जाएगा तो गांव में बना हुआ उसका घर, उसके जमीन जायदाद सारी वहीं रह जाएगी। इसलिए पुनर्वास की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। उन लोगों को किस तरीके से हम पुनर्वासित करेंगे और कहाँ उसको जमीन अलॉट करेंगे। अगर सरकार कहती है कि मुआवजा ज्यादा मांग रहा है किसान, तो सरकार किसान को वहां जमीन दे दे बदले में, और वहीं दे दे। बहुत सारी जमीन गोचर पड़ी है, उसको आप खेती में कन्वर्ट कर दो, और आप दूसरी जगह कहीं उसको गोचर कन्वर्ट कर दो, कर सकती सरकार। आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार, एमयू तो साइन हो गया, लेकिन जो डीआईपीआर है वो सही तरीके से ग्राउंड पे नहीं है, स्वीकृति नहीं हुई है, स्वीकृति नहीं हुई। स्वीकृति नहीं हुई है। केंद्रीय जल बोर्ड से अभी तक डीपीआर उनकी अप्रूवल नहीं है, और अप्रूवल डीपीआर जब अप्रूवल नहीं हुई तो फिर प्रशासनिक स्वीकृति भी नहीं है, तकनीकी स्वीकृति भी नहीं है, तो वित्तीय स्वीकृति भी नहीं है। तो फिर किस किस मद से वो पैसा खर्च कर रहे हैं, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आया। तो फिर किसानों की जो जमीन ली जा रही है वो डीएलसी रेट पर नहीं ली जा रही? डीएलसी रेट का सिर्फ 3 गुना लिया जा रहा है, जो कि डीएलसी है हमारे वहां असिंचित भूमि है, उसकी डीएलसी 1,00,000-2,00,000 रुपए बिका है। और 1,00,000-2,00,000 का अगर आप 3 गुना दे रहे हो तो 6 लाख दे रहे हो। मार्केट में जमीन 10 लाख रुपए बिके में नहीं मिल रही, तो मार्केट में जमीन नहीं मिल रही। माना जाए कि किसानों से सस्ते दामों में जमीन खरीद कर और सरकार कहीं ना कहीं खरीद का भी नहीं है, बेकार कर देंगे। हमारे सिद्धमुख एरिया में
14 गांव को पहले से सिंचित नहर से जोड़ रखा, सिद्धमुख नहर परियोजना। लेकिन मेरे किसान के 14 गांव के एक भी किसान को एक बूंद पानी आज तक नहीं लगा। तो हम कहीं सोचते हैं कि जमीन हमारी हड़प ले, जमीन अवाप्त कर ले, कहीं पानी की बूंद नहीं आए तो फिर किसान की भूमि तब तक नहीं ली जाए जब तक संपूर्ण प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं आ जाए। मतलब पहले ऑलरेडी आपका क्षेत्र जुड़ा हुआ है, लेकिन जो पहले पानी आना था वो भी सही तरीके से नहीं पहुंचा। एक भी बूंद पानी सिंचाई के नाम से नहीं लगता, और इस पानी में सिर्फ पीने के पानी की बात कर रही है सरकार। किसानों को बर्बाद करके पीने का पानी तो आप इतना बड़ा डैम बना के क्यों, और फिर हरियाणा को और देने की बात कर रहे हैं, वहीं से पानी डैम हम बनाएंगे, हरियाणा को पानी देंगे, हमारी जमीन लेंगे, तो ऐसा बहुत ही कुठाराघात है। इसलिए हमारी बड़ी मांग थी आज। मतलब कहीं ना कहीं डैम आपके यहाँ बनेगा, जमीन आपकी ली जाएगी, पानी कहीं और दिया जाएगा। बिल्कुल, झुंझुनू जाएगा, सिक्कर जाएगा, हरियाणा में जाएगा, जमीन मेरे किसान की जाएगी। हाल ही में राजस्थान को 3 साल हो चुके, क्या लग रहा है वर्तमान में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है? जैसे आपने किसानों का जिक्र किया, स्टूडेंट की बात हो या फिर आम आदमी की बात हो, लग रहा है कि कुछ कर रही है? इस डबल इंजन की सरकार में केंद्र सरकार में दो लोग बैठे हैं, एक तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब और दूसरे गृह मंत्री अमित शाह जी। अमित शाह और मोदी जी जो भी कठपुतली के रूप में प्रधान जो मुख्यमंत्री बना रखे हैं पूरे देश में, सिर्फ उनकी कठपुतलियां चल रही हैं, डबल इंजन नहीं है। ये वो इंजन है कि इनको स्टार्ट करो तो ये स्टार्ट नहीं हो सकते। इनको स्टार्ट करने के लिए वहां जाना पड़ता है दिल्ली में, और दिल्ली जाकर के मुख्यमंत्रियों को वहां से कोई पेट्रोल वेंट्रोल डालना पड़ता है, और तब जाकर के मोदी जी और अमित शाह को धक्का देते हैं, तब ये स्टार्ट होते हैं। मतलब राजस्थान की सरकार दिल्ली से चल रही है। निश्चित रूप से चल रही है, और दया पर चल रही है, ये भी नहीं है ताकत से चल रही है, दया पे चल रही है। दया पर चल रही है। हाल ही में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं, उन्होंने एक आदेश जारी किया, स्कूलों के बाहर नोटिस चस्पा करवा दिए, मीडिया की एंट्री बंद कर दी, आम आदमी की भी एंट्री बंद कर दी। अब आप स्कूलों के अंदर जाएंगे, शायद आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको भी अगर स्कूल में जाना होगा तो शायद इजाजत लेनी पड़ेगी। कैसा देखते हैं उनके इस फरमान को? देखिए, अब इनके पास करने के लिए तो कुछ है नहीं। स्कूलों की सारी बिल्डिंगें जर्जर, शौचालय वहां नहीं, पानी वहां नहीं, बिजली वहां नहीं, इनके नामांकन घट गए, तो फिर ये वहां क्यों जाने देंगे मीडिया को, क्यों जाने देंगे आम नागरिक को? ये सोचते हैं कि हमारी जो कमियां हैं, हमारी बुराइयां हैं, वो जनता के सामने नहीं आए और कोई आदमी हमारी उजागर नहीं करे। लेकिन इनको पता नहीं है कि ये जनप्रतिनिधि की हैसियत से हम लड़ाई लड़ते हैं। क्या आपके इस फरमानों से, इन कागज के पन्नों से क्या हम जनप्रतिनिधि रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। मुकदमे लगेंगे तो लग जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे फरमान जो जनहित की संस्था है, विद्यालय किसी गांव का एक सार्वजनिक संस्थान है, उसमें हर गांव के नागरिक को जाकर ये पूछने का अधिकार है, हमारे विद्यालय में क्या चल रहा है, अध्यापक है कि नहीं है, भवन है कि नहीं है, शौचालय है कि नहीं है, सब जानने का अधिकार है। तो फिर सरकार के पास पैसा है नहीं एक लगाने के लिए, भवन निर्माण कर नहीं सकती, तो फिर कैसे न कैसे कागजों की फरमान निकालेंगे। इसीलिए निकाला है फरमान, ताकि अंदर की जो चीजें हैं वो बाहर नहीं आए, बाहर नहीं आए। हाल ही में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर के भी आदेश जारी हो चुका है। पहले निकाय चुनाव होंगे, उसके बाद पंचायत चुनाव। निकाय चुनाव में जो सीटें अलॉट हुई हैं लॉटरी सिस्टम के जरिए, इनको आप कैसा देखते हैं? 11 नगर निगम है, ज्यादातर जो है सामान्य वर्ग के पास गए। देखिए, ये आरक्षण का जो बंटवारा है ये उतावलेपन में किया गया है, और उतावलापन ये था कि इनको कोर्ट ये चाह रहा था कि चुनाव कराओ आप, और इन्होंने तारीख कर दी, तो इन्होंने जो जैसे आंकड़े मिले उस आंकड़ों के अनुसार ही इन्होंने आरक्षण तय कर दिया। अब उस आरक्षण को तय कर दिया तो वो नियमानुसार सही नहीं लग रहा, क्योंकि कहीं 18% हुआ है, कहीं 16% हुआ है, कहीं 22% हो गया, तो कहीं निर्धारित मानदंड नहीं है, और मापदंड जब निर्धारित नहीं हुए तो फिर एक प्रकार की मोनोपोली है इनको सरकार के अनुसार जैसे तैसे करके लॉटरी करके चुनाव कराना। ये सब कुछ जो चल रहा है, पंचायत चुनाव लेट हुए, निकाय चुनाव लेट हुए, अभी आदेश जो फरमान जारी हुआ, कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि निकाय और पंचायत चुनाव में जनता जो नाराज है उसका असर दिखाई देगा? देखिए, नाराज जनता का असर विधानसभा और लोकसभा में दिखता है। ये छोटे चुनाव निकाय के और पंचायत चुनाव होते हैं, इसमें तो क्षेत्रीय मुद्दे, क्षेत्रीय व्यक्ति और व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बहुत काम करता है। इसलिए इन मुद्दों पे मैं विशेष नहीं कह सकता, क्योंकि जहां आपस में चुनाव लड़ेंगे वहां व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है, पार्टी अच्छी नहीं हो, पार्टी सरकार ठीक नहीं कर रही हो, व्यक्ति अच्छा हो तो लोग जनता वोट दे देती है। तो वो इश्यू नहीं है। इश्यू तो इनको विधानसभा जब आएगा 2028 में, तब इनको पता चलेगा कि तुम्हारे खिलाफ कितनी नकारात्मकता है। अभी हाल ही में सरकार ने जो है यूसीसी बिल पेश किया, कैसा देखते हैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड? अभी मैंने उसको बिल को लेके आया, तो मैं तो पहला उसको थोड़ा सा पढ़ा, तो मैं तो ये समझता हूं कि सरकार ने उसमें सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट डाल दिया, रिलेशनशिप को गवर्नमेंट ने एक लाइसेंस, एक अथॉरिटी, एक एक्ट देकर उनमें धारा
384 है शायद, जहां तक मैं समझता हूं 384 से लेकर 401 तक सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में ही उनको समझाया गया। मैं इतना ही पढ़ पाया हूं, पूरा पढ़ूंगा तब और रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं सरकार नाराज है, कोई भी जो है नाराज नहीं है, सरकार अनुमत कर रही है, पूछना पड़ेगा। सरकार उस एक्ट में शामिल कर रही है। तो जब परिवार आप बात कर रहे हो एक तरफ कि हिंदू 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 कर रहे हैं ये, और हिंदू मैरिज एक्ट पहले से बना हुआ है, और हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा कोई है ही नहीं कि कोई दूसरी शादी कर सके, तो फिर दूसरी शादी हम नहीं कर सकते। तो फिर दूसरी शादी तो रिलेशनशिप में तो कोई छूट है सब कुछ की, चाहे दूसरी शादी करो, तीसरी करो, पांचवी करो, चौथी करो, छोटे से करो, बड़े से करो, रिलेशनशिप तो बहुत बड़ा ऑप्शन है। इसलिए रिलेशनशिप को इन्होंने कानूनी अमलीजामा पहनाकर एक करेंगे, मुझे तो नहीं लगा ठीक होगा। एक वृक्षारोपण के लिए भी कहीं ना कहीं कानून बनाया जा रहा है कि खेजड़ी है, इसके अलावा अन्य जो ऐसे वृक्ष हैं जो राजस्थान की धरोहर हैं उनको बनाए रखने के लिए। कैसा देखते हैं कि सरकार एक तरफ तो खेजड़ी जो है पश्चिमी राजस्थान में जबरदस्त तरीके से कट रही है, पिछली बार भी कई बार मुद्दे उठे लेकिन सरकार जो है कानून नहीं बना पाई लगातार। देखिए, सरकार कानून बनाना तो हमारा अधिकार है, संविधान कोई भी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार हम कानून बना सकते हैं, लेकिन कानून का पालना करने वाले जो लोग हैं, क्या उस कानून के नाम से जनता को डराकर लूटने का काम कर रहे हैं, उसको सरकार कैसे रोक पाएगी। खेजड़ी काटने का ये जो प्रावधान है, ये पहले ही वन संरक्षण अधिनियम 1953 में प्रावधान है कि आप बिना अनुमति के खेजड़ी पेड़ नहीं काट पाएंगे, लेकिन फिर भी काट रहे हैं। सरकार उनको कैसे रोक पाएगी। मैं तो कहता हूं कानून में वृक्ष संरक्षण अधिनियम 2026 जो सरकार लेके आई है, उसमें ये पेन कॉलम भी डाला जाए, जो अधिकारी इन्वॉल्व होकर इस किसी भी प्रकार की खेजड़ी काटने, पेड़ काटने वालों को शामिल करेगी, शामिल हो जाएंगे रिश्वत लेके, तो उनके खिलाफ भी उसी प्रकार की धाराओं का मुकदमा दर्ज होगा, उनका चालान होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जवाबदेही भी तो तय करनी चाहिए। कानून खूब सारे बने हैं, कानून की पालना नहीं हो रही। पालना करने वाले लोग सिर्फ इस दृष्टि देखते हैं, लकड़ी काटने वाला व्यक्ति काट रहा है, इसको हमें अनदेखी करनी है, इसके बदले में हमें कितना पैसा दे देगा, हम अनदेखी करेंगे, तू काट ले और उसको ले जा सकता है। तो ये गंभीर सब्जेक्ट है, इसलिए मैं कानून के बारे में आज सरकारों से ये कहना चाहता हूं, कम से कम कानून हो, मजबूत कानून हो, पालना करने वाले की मजबूती हो, तब तक कानून का कोई औचित्य नहीं रहता। 3 साल हो गए, कितने नंबर देंगे भजनलाल सरकार? मैं तो ना भजनलाल सरकार को देता हूं और ना कोई कांग्रेस सरकार को देता हूं। मैं तो चाहता हूं थर्ड फ्रंट के लोग 2028 में इनको चपड़ी दें, जब ये 75 साल से यहाँ इस तरीके से कभी इसकी बारी कभी इसकी बारी, इस बारी बंटी को हम बंद करना चाहते हैं। अगर हमारी पार पड़ गई और हमारो संगठन ठीक ठाक हो गया गठबंधन, तो मैं 2028 में दोनों बार करा। तो क्या बीएसपी का और थर्ड फ्रंट आरएलपी का गठबंधन होगा? किसी का भी हो सकता है, राजनीति में हर चीज कोई असंभव है ही नहीं, सब कुछ संभव है। कैसा देखते हैं हनुमान बेनीवाल को? मैं हनुमान को अच्छा देखता हूँ, लड़ाकू है, लड़ता है, संघर्ष करता है। कर देंगे कांग्रेस और बीजेपी को चैलेंज? मैं ये नहीं कह सकता चैलेंज कर देंगे, हम मिलकर के चैलेंज करने का प्रयास कर सकते हैं। अभी चैलेंज कर भी सकते हैं, अगला लड़ाई लड़ रहे हैं तो जी। कॉकरोच पार्टी की अगर बात करो तो वो अभी तक धरातल पर पार्टी के रूप में नहीं है, ये सोशल मीडिया के रूप में। तमाम नौजवान जो है लड़ रहा है सड़कों पर, लेकिन मुद्दा भी उठा रहा है। आज सीजेपी पार्टी के जो प्रवक्ता है राजस्थान के, स्कूलों की अव्यवस्थाओं के बारे में दिखा रहे थे, उन पर हाथापाई भी हो गई, उसके बारे में भी आप क्या कुछ कहना? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, एक तरफ आप नौजवानों की बात करना चाहते हो, हिंदुस्तान का युवा देश बता रहे हो, हिंदुस्तान में युवाओं को आप आगे ले जाना चाहते हो, विश्वविद्यालय में जाकर आप संवाद करना चाहते हो, और उसके बाद आप युवाओं को स्कूल में नहीं जाने दो, युवाओं के आप छात्र संघ चुनाव नहीं कराओ, युवाओं को आप राजनीति में भागीदारी नहीं कराओ। गहलोत साहब ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि 50% से अधिक युवाओं को हम चुनाव लड़ाओ, मेरी सिफारिश भी मत मानो। एक तरफ तो आप दोनों पार्टियां ये कहते हो कि चुनाव किसने बंद करे? कांग्रेस सरकार में। कांग्रेस सरकार ने बंद करे। वो कह रहे हैं कि हमने अस्थायी रोक लगाई। अस्थायी रोक क्यों लगाई? जब चल रहा था तो फिर रोक लगाई क्यों? रोक लगा के वो चले जाएं, सवाल इनसे करें। तो मैं तो मानता हूं दोनों एक जैसे हैं, उन्होंने बंद कर दिया, ये चालू नहीं कर रहे हैं, तो फिर दोनों ही की दृष्टि नहीं है युवाओं के प्रति अच्छी। इसलिए युवाओं लोगों से कहना चाहता हूं, हम युवा अलग अलग दलों से लड़ते हैं, तो भी आप सामूहिक बना दो, सबको जिता दो, और यहाँ आकर हम गठबंधन करके इन दोनों को बाहर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे सादुलपुर विधायक मनोज न्यागली जी, जो तमाम मुद्दों को लेकर के आज उन्होंने विधानसभा में भी कहा, और खास तौर पर किसानों को लेकर के जो डैम बनना है, कहीं ना कहीं सरकार जो है कम दामों पर उनकी जमीन कर रही है और खरीद रही है, लेकिन वो आने वाले समय में समस्या देखने को मिलेगी। तमाम मुद्दों पर हमसे उन्होंने बातचीत करी। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।